नमस्कार दर्शकों, नारी सशक्तिकरण को समर्पित विशेष कार्यक्रम शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सशक्त महिला, जी हाँ, सभ्य समाज का निर्माण करती है और आज नारी कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य, हमारे साथ जो रूबरू होंगे डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू आज कार्यक्रम में शामिल है। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू किसी परिचय की मोहताज नहीं है और डीडी हिमाचल के हमारे वो दर्शक जो इनके परिचय से पहली बार परिचित होंगे उन्हें हम बताना चाहेंगे। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू आकाशवाणी से एएसटी रिटायर्ड हैं और आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दे चुकी है और अपने कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यशैली से इन्होंने एक ऐसा, जी हाँ, कर्मठता से जो सभी के मन में एक छाप छोड़ी है। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू की आवाज़ इनकी पहचान है और आवाज़ के साथ साथ इनका जो सलीका, इनका जो तरीका जो सभी के जहन पे बरकरार रहा, इसी के चलते आज कार्यक्रम में ये हमारा सौभाग्य कि डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। जी हाँ, डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू के लिए इनकी पहचान के लिए शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार जो आप इस कार्यक्रम में शरीक हुई। शुक्रिया आप मुझे बुलाने के लिए और सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू, ये भी बिल्कुल सही बात है कि हिंदी साहित्य में भी आप समानांतर ही चली हैं। जहां आपने अपने कार्यक्षेत्र आकाशवाणी से आप जुड़ी रही, उसी कर्मठता से हिंदी साहित्य के प्रति भी आपका रुझान, आपकी कविताएं, आपका लेखन अमिट छाप छोड़ता रहा। और क्योंकि नारी सशक्तिकरण को समर्पित ये कार्यक्रम शक्ति है और ये विषय पर आधारित है और आज हमारा विषय है हिंदी कविताओं में नारी विमर्श। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि साहित्य में, हिंदी साहित्य में महिलाओं की स्थिति कैसी है? ऐसा है उर्मिला, जहाँ तक हिंदी साहित्य की बात है, हिंदी से मेरा जुड़ने की बात है, तो उसमें हिमाचल का योगदान है, यहाँ के लेखकों का योगदान है, यहाँ के लोगों का योगदान है। मैं तो पंजाब से आई थी, मुझे तो हिंदी का इतना ज्ञान था नहीं। मैंने अगर एकेडमिकली कहें तो मैंने तो हिंदी 10वीं तक पढ़ी थी सिर्फ, मगर यहाँ आके मौका मिला इतने बड़े बड़े लेखकों से मिलने का, बात करने का, और सौभाग्य से ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे हिंदी सिखाई, उसकी बारीकियाँ समझाई भाषा की। और बहुत कम लिखा था मैंने यहाँ आने से पहले हिंदी में। यहाँ आके ही मेरी रुचि जो है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य पढ़ा था, लिखने में कम थी रुचि, मगर यहाँ आके हुई और अब पंजाबी से ज़्यादा हिंदी में लिखती हूँ। जी हाँ। और जहाँ तक आपका प्रश्न है हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श, हाँ जी, हिंदी साहित्य में क्या, हर साहित्य में स्त्री, हम कहते हैं ना बेटर हाफ, आधी दुनिया वो, मैं तो इसको भी नहीं मानती। मैं नारीवादी नहीं हूँ, पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं नारीवादी नहीं हूँ। स्त्री ही स्त्री है, पुरुष लिखेगा तो भी स्त्री के बारे में लिखेगा, स्त्री लिखेगी तो भी अपने बारे में लिखेगी। यहाँ इम्बैलेंस है। स्त्री भी स्त्री के लिए लिख रही है, अपने लिए लिख रही है, अपनी बहनों के लिए लिख रही है, पुरुष भी स्त्री के लिए लिख रहा है और एक ज्यादती भी हो रही है। ये मेरा अपना मानना है, एक ज्यादती हो रही है। स्त्री पुरुष को कुछ भी कहेगी, स्त्री पुरुष को, आप कविता की बात कर रहे हैं ना जी, स्त्री पुरुष को बुरा भला भी कहेगी, वो कहेगी मेरे पे ज्यादती कर रहा है, चलो कहीं प्यार का भी इजहार करेगी, मगर पुरुष हमेशा ही अच्छा लिखेगा उसके लिए, क्योंकि उसको पता है अगर बुरा लिखेगा तो सब उसे बुरा कहेंगे। तो यहाँ तो स्त्री विमर्श की बात क्या कर रहे हैं, भरा पड़ा स्त्री ही स्त्री है पूरे साहित्य में, दोनों उसी के बारे में लिख रहे हैं।
जी हाँ, यहाँ पे भी आपने एक कुठाराघात कर ही दिया। हाँ बिल्कुल, कि मैं नारीवादी नहीं हूँ। हाँ, मैं पहले बता दूँ आपको, मैं नारीवादी नहीं हूँ। जी हाँ, तो ये कुठाराघात दर्शकों सीधे और सरल शब्दों में है कि जहाँ पर नारी के लिए होड़ लगी है नारी प्राथमिकता दिखाने की, तो यहाँ पर डॉक्टर देवेंद्र महेंद्र का सीधे सीधे संवाद और कुठाराघात उठ गया है कि नारीवादी ही क्यों, जब आज हम इस सदी में है जहाँ पे समानता एक समान है, तो ये प्रश्न ही क्यों। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो कई बार ना हमदर्दी होती है पुरुष से कि वो अगर चाहें भी तो, जहाँ तक साहित्य की बात है, कविता की बात है, तो चाहकर भी वो बुरा नहीं कह सकते। वो तो कटघरे में खड़े हो जाएंगे, तो वो तो अच्छा ही कहेंगे। विरह की बात आ जाएगी, प्रेम की बात आ जाएगी, मगर वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये ऐसी है वो वैसी है। मगर हमारे में महिलाएं जो हैं कवित्रियाँ, वो तो बड़े दम खम से बोलती हैं पुरुष के अगेंस्ट, लिखती हैं, खूब लिखती हैं। जी हाँ, तो मुझे तो कई बार हमदर्दी होती है। जी हाँ, भारतीय समाज का ये परिप्रेक्ष्य है, भारतीय समाज में ये स्थिति पनपी है। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं के लिए शिक्षा का जो स्तर है और महिलाओं के लिए शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर महिला शिक्षित नहीं है तो घर में बच्चों को कैसे शिक्षा देगी, और अगर शिक्षित नहीं है तो पूरा आपका समाज पीछे चला जाएगा। महिला को शिक्षित होना, महिला ने घर भी संभालना है, वो बाहर भी जाएगी, बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ही ये है, उसका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर महेंद्र, आपके शब्दों में अगर हम ये कहें तो शिक्षा के बिना जो नारी है वो अधूरी है, यही हम समझ पा रहे हैं आपके शब्दों से। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मगर एक बात मैं और कहूँगी, शिक्षा ज़रूरी है, मगर ये मत कहिए, ये मत सोचिए कि अगर इस पीढ़ी से पहली पीढ़ी की अगर महिलाएं स्कूल जाके शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि वो शिक्षित नहीं थी। शिक्षित होना सिर्फ स्कूल जाके वो क ख पढ़ लिया या ABC पढ़ ली, शिक्षित होना सिर्फ वो तो नहीं होता। शिक्षा में तो बहुत कुछ आता है। वो कहते हैं गुणना भी तो आता है। तो शिक्षित होना जरूरी है, मगर हम अपनी माँ दादी की बात करें, अगर वो नहीं भी स्कूल गई, अगर वो नहीं भी पढ़ाई कर सकी, तो उसके बिना भी वो शिक्षित थी। वो घर चला रही थी, बच्चे पाल रही थी, बड़ों को देख रही थी, तो वो भी तो शिक्षा है। जी, डॉक्टर देवेंद्र महेंद्र, हमारे बहुत सारे उन दर्शकों तक ये आवाज़ आपकी पहुंच गई है कि शिक्षित होने के मायने क्या है। स्कूल में पढ़ने लिखने जाना या फिर शिक्षित इस मायने में सही नहीं। जो महिलाएं ये लाइव प्रसारण देख रही हैं, सीधा प्रसारण देख रही हैं, वो अपने आप को थोड़ा ना आंके, कम ना आंके। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाएं नहीं आंकना चाहिए कम, वैसे आंकती नहीं है, मुझे नहीं लगता आजकल की महिला अपने को कम आंकती है। जी हाँ, मगर अगर आंकती है तो नहीं आंकना चाहिए कम। क्यों है वो कम? बिल्कुल नहीं है। जी, अब हम आपके व्यक्तिगत जीवन में आना चाहेंगे, आपकी प्रारंभिक शिक्षा को जानना चाहेंगे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मैं स्कूल गई थी, मेरा गांव में प्राइमरी स्कूल था 5वीं तक। उसके बाद 3 किलोमीटर पे पैदल जाना पड़ता था, कोई साधन नहीं था, तो वहाँ सरकारी स्कूल था, बस वहाँ तक पढ़ी मैं। उसके बाद मेरी BA MA सब प्राइवेट हुई, मुझे कॉलेज जाने का अवसर नहीं मिल सका। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस मैंने यूनिवर्सिटी में की, डिग्री कोर्स किया था, और उसके बाद MPhil और PhD फिर प्राइवेट। इस सफ़र को भी जानना चाहेंगे डॉक्टर देवेंद्र महेंद्र, ये सफ़र भी बहुत रोचक है। दर्शकों, नारी सशक्तिकरण पर आधारित विशेष कार्यक्रम शक्ति आप देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र महेंद्र
इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू 2013 में ASD आकाशवाणी से रिटायर्ड हैं और आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दे चुकी है। अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से दर्शकों के जहन में, श्रोताओं के जहन में अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि DD हिमाचल के इस विशेष कार्यक्रम में ये शरीक हुई हैं। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू, आकाशवाणी के सफ़र को जानना चाहेंगे, किस तरीके से ये सफ़र शुरू हुआ? बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ था, रेडियो में नौकरी भी करना चाहती थी। तो अभी पढ़ रही थी तो रेडियो में अपनी रचनाएं भेजनी शुरू कर दी थी, जालंधर रेडियो पर प्रसारित भी हुई थी। उसके बाद कुछ 2-4 कॉलेजेस में थोड़ी थोड़ी देर काम किया, लाइब्रेरियन, लेक्चरर दोनों एक साथ। फिर श्रीनगर दूरदर्शन में एक लाइब्रेरियन की नौकरी निकली थी। मैंने लाइब्रेरी साइंस का डिग्री कोर्स किया हुआ था, मैं वहाँ गई, सिलेक्ट हो गई। बस उसके बाद जालंधर ट्रांसफ़र हुई तो वहाँ अभी दूरदर्शन आया नहीं था तो रेडियो में आ गई। सिस्टर कंसर्न है, एक ही मिनिस्ट्री है। तो उसके बाद 2-3 बार दूरदर्शन में हुई अपॉइंटमेंट मेरी, एज DO भी प्रमोट होके दूरदर्शन मिला। मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पति थे दूरदर्शन में। पता नहीं, मुझे लगता था एक दफ्तर में काम नहीं करना चाहिए पति पत्नी को। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। पैक्समैन के भी मिला था दूरदर्शन, नहीं गई। तो बस 18 साल जालंधर रेडियो, 1 साल चंडीगढ़, 1 साल श्रीनगर, 18 यहाँ, इतनी नौकरी है। बहुत लंबा शिमला रेडियो से रिटायर हुई। जी हाँ, दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू का नाता आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन से भी है और इसी सफ़र को हम और जानने का प्रयास कर रहे हैं और इनके पारिवारिक जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जब आप समझने लग जाएं तो सहज ही आप इनसे अपना जुड़ाव महसूस करने लगेंगे। ये हमारी आज विशेष कोशिश भी रहेगी। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू, ये भी जानना चाहेंगे साहित्य के प्रति रुझान कैसे हुआ? जैसे हम ये समझ रहे हैं कि आपने लेखन के माध्यम से स्कूल टाइम में ही रेडियो पर अपनी लेखनी भेजनी शुरू कर दी थी। हाँ, मैंने बहुत छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। 12-13 साल की उम्र में कहानी लिखनी शुरू कर दी थी और कविता थोड़ा सर्विस में आ गई थी। मैं कॉलेज में थी, बरनाला कॉलेज में थी, जिन लोगों के साथ, मतलब वो शहरी ऐसा है, वहाँ हर कोई कलाकार है और राइटर है। तो सबको देख देख के मुझे लगा कि ये बड़ी अच्छी कविता कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करूं। तो वहाँ रहते मैंने पंजाबी में कविता लिखनी शुरू की थी। उसके बाद जालंधर रेडियो में रहते एक हमारी मैगज़ीन शुरू हुई थी, यात्रा था शायद उसका नाम। तो उसके लिए हमारे स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि सभी कुछ कुछ लिखो। तो उनके कहने से मैंने पहली कविता लिखी थी। मुझे याद है, आज तक वो कविता याद है और ये भी याद है कि उस कविता को हमारे केंद्र निदेशक ने बहुत पसंद किया था। वो कविता थी, जी हाँ, हमारी इच्छा है कि आप 4 लाइनों की कविता है। दीवारें फांदना अच्छा लगता है तुम्हें, दीवारें फांदना अच्छा लगता है तुम्हें, मगर मैं तुम्हें पाकर दीवारों में कैद हो गई। पगडंडियाँ पसंद हैं तुम्हें, मगर मैं चाहती हूँ जोखिम भरे रास्तों से तुम्हें बचाना। बस इतना सा ही फ़र्क है हम दोनों में। राजेंद्र प्रसाद थे, वो गोरखपुर के थे, हिंदी पट्टी के। मैं तो पंजाबी स्टेट है मेरी। तो पहली कविता थी, मगर उन्होंने मुझे बुला के कहा था कि सारा हिंदी साहित्य एक तरफ, तुम्हारी कविता एक तरफ। मैंने कहा सर ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। कहते नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी। जी हाँ, जो उत्साह मिला, मुझे उत्साह मिला कि मैं लिख सकती हूँ हिंदी में। और उसके बाद एक आध और लिखी होगी, मगर यहाँ आकर मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, जिनमें मैं कहूँगी तुलसी रामायण। वो आते थे मेरे प्रोग्राम में यहाँ जी। मैं टेबल पे पड़े होते थे मेरे कागज़ जी, तो वो उठा के पढ़ते थे। फिर मुझे वो सुधारते थे
कि ये यहाँ कुछ फैलाव ज़्यादा है। ये पांच पन्नों में जो लिखा है ये 2 में भी आ सकता है। मतलब ऐसे ऐसे बारीकियाँ समझाई उन्होंने। उनकी शुक्रगुजार हूँ। रेखा जी, जी उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ समझाया। बस फिर जी रुचि हाँ। हो गई लिखने जी में। हाँ। दर्शकों, डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू मूलतः पंजाब से संबंध रखती हैं और ये भी एक सच्चाई है कि 18 वर्ष से अधिक का समय इन्होंने शिमला में ही व्यतीत किया है। शिमला की ही रहवासी हैं और शिमला से जुड़ाव होने के भी बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों पर भी आएंगे। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू, शिमला के साथ नाता आपका गहरा रहा है। शिमला, आकाशवाणी शिमला से आप जुड़ी हैं और पारिवारिक जीवन में हम बात करें तो सर का भी हम जिक्र करना चाहेंगे, उनके बारे में भी आप ज़रूर कुछ बताएं। एक्चुअली देखा जाए तो हम शिमला में इसलिए आए कि महेंद्र साहब को शिमला बहुत पसंद था। किसी ज़माने में उनके पिता यहाँ रहे थे रेडियो में, तो मेरे पति की स्कूलिंग यहाँ की थी, तो उनको शिमला हमेशा भाता था। हम वैसे घूमने आते थे। फिर हमने खुद यहाँ की ट्रांसफ़र ली थी दोनों ने और फिर यहीं रहे। वो तो मैं तो बीच में फिर भी 1 साल चंडीगढ़ गई, वो यहीं रहे। और यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ आज, आप मेरी बात कर रहे हैं, मेरी अचीवमेंट, मगर मैं कहूँगी कि उनकी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। आप अपनी लाइब्रेरी देखिए यहाँ दूरदर्शन शिमला की, उसमें कम से कम 100 डॉक्यूमेंट्रीज होंगी जो उन्होंने बनाई यहाँ के मंदिरों पे, यहाँ की पर्सनैलिटीज़ पे, यहाँ के शहरों पे। बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। और वैसे भी निजी ज़िंदगी में मुझे अपने पति का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो जी हाँ। हम फिर यहीं सेटल हो गए थे। जी। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू, हम कहना चाहेंगे कि डीडी हिमाचल, डीडी शिमला ऋणी है बीके महेंद्रू जी का और कृतज्ञ है। अब वापस जरा अपने विषय पर आते हैं। जी बिल्कुल, महिलाओं बिल्कुल। की कविताओं में, हाँ जी, महिलाओं, नारी का जो विमर्श है, स्पर्श है, उस पर हम आपके जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी कुछ कृतियां होंगी, कुछ मैं अपनी कृतियों से पहले कुछ और जो हमारे इतने बड़े बड़े राइटर हुए, मैं उनकी बात करूँगी। जी ज़रूर। आपने स्त्री विमर्श की बात की थी जी, तो वो मेरी निजी राय थी कि पुरुष भी स्त्री के लिए लिख रहा है, स्त्री को लेके, स्त्री तो स्त्री के बारे में लिख ही रही है। जी। तो पूरा साहित्य भरा पड़ा है, पूरी हिंदी कविता क्या, हर भाषा में। तो उसमें मैं स्त्री विमर्श की बात महादेवी वर्मा से शुरू करना चाहूँगी। महादेवी वर्मा की एक कविता है, मैं हैरान हूँ। मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा है कि ये महादेवी वर्मा की कविता है। अगर इसमें कुछ गलती है तो मुझे माफ़ी दें, मगर फिर भी मैं महादेवी वर्मा की कविता मानकर इसको यहाँ दे रही हूँ। तो उसमें 4 लाइनें ले रही हूँ मैं। जी। वो लिखती हैं, मैं हैरान हूँ ये सोचकर, किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई उंगली तुलसीदास पर। मैं हैरान हूँ ये सोचकर, किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई उंगली तुलसीदास पर, जिसने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हम स्त्रियों ने क्यों, हम पूजा करते हैं तुलसीदास की, वो हमारे लिए ये कह गए, तो किसी ने विरोध क्यों नहीं किया इस बात का। जी। विरोधी स्वारी, ये महादेवी वर्मा इतनी बड़ी कवियत्री हैं हिंदी की, तो वो कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने तुलसीदास पे भी आक्षेप किया कि क्यों लिखा। तो स्त्री विमर्श है ये, इससे बड़ी बात कौन करेगा। कौन करेगा। हम तो रामायण घर में पाठ करते हैं, पूजा करते हैं तुलसीदास जी की, तो उन्होंने उस पर भी उंगली उठाई है कि क्यों ऐसा क्यों लिखा गया नारी के बारे में, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो इसके बाद एक आधुनिक कवि की बात करूंगी। स्त्री विमर्श की बात हो रही है तो आजकल विवेक चतुर्वेदी बड़ा अच्छा लिख रहे हैं हिंदी में। उनका 2 साल पहले काव्य संग्रह आया था, स्त्रियां घर लौटती हैं। उसमें से 4 लाइनें नहीं सुनाऊंगी, पूरी नहीं। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। बाहर से आए हैं,
काम से गए हैं या शॉपिंग को गए हैं या कहीं से वैसे घूम घाम के आ रहे हैं, मगर स्त्री घर लौटती है तो वो डिफरेंट चीज़ है, अलग चीज़ है। पुरुष घर लौटता है तो बिल्कुल अलग चीज़ है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुस्लखाने में, फिर नींद के कमरे में। जी। आए, बैठक में बैठे, गुस्लखाने गए, उसके बाद अपने कमरे में जाके सो गए। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है जी। स्त्री घर के अंदर आई, पूरा घर बदल गया सब। जी। पुरुष आया, उसको तो बैठक में स्त्री ने ला के चाय भी दे दी, है ना, वो फिर अपने उसमें लग गया। जी। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है, वह एक साथ आंगन से चौकी तक लौटती है। जी। सब पूरा घर उसका है, पूरा घर उसका है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जी। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू, बहुत कम लाइन्स में, बहुत कम पंक्तियों में इतनी खूबसूरत बातें कि सार्थकता आ जाए। डॉक्टर महादेवी वर्मा की बात करें तो जो शब्द आपने कहे उसमें भी सार्थकता आ गई। जी हाँ, आधुनिक कवि में आपने ये सार्थकता दी, इसमें भी सार्थकता आ गई। और ये आधुनिक जो दौर है, इसकी परिकल्पना ही कहिए कि जो महिलाएं हैं, आधुनिकता महिलाओं के लिए आई है क्या? जहाँ पर महिलाएं जूझ रही है, जहाँ समन्वय स्थापित कर रही है, जूझ रही है, एक रूपता क्यों नहीं आ रही? आखिर आप से जानना चाहेंगे एक रूपता का जो मूल कारण है, बहुत कम शब्दों में। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट करो। हाँ, एक रूपता से आपका क्या वो है? जी, जैसे जहाँ पे महिला तालमेल, स्त्री का लौटना, जी हाँ, 10 से 5 वो भी काम करती है। हाँ हाँ। और पुरुष समान वर्क में ही काम कर रही है। किस तरीके से नहीं तालमेल? नहीं, देखो, बदलाव तो आ रहा है जी हाँ, थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है जी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं आ रहा जी। आ रहा है। उसमें हमारी कुछ परंपराएं कह लो, कुछ हमारा ऐसा कल्चर बन गया है जी। कुछ ऐसी हमने अपनी धारणाएं बना रखी हैं, बिल्कुल। तो उसमें हम स्त्री को पुरुष को दोनों को ही थोड़ा बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। जी। हो सकता है इसमें स्त्री ही ज्यादा जिम्मेदार हो इस बात की, वो लाना ही ना चाहती हो मन से। जी हाँ, वो ये बदलाव लाना ही ना चाहती हो, फिर आप क्या करोगे? डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। जी हाँ, डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू, जो समय सीमा है बेहद कम है, हमें तो बहुत कम समय लगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपका लगाव, आपका जुड़ाव दूरदर्शन हिमाचल के साथ लगातार बरकरार रहेगा। हम चाहते हैं कि आप बार बार यहाँ आए, समय सीमा में हम बंधे हैं, आप कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे सभी दर्शकों की ओर से। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं और जानना चाहते थे हम, आप अथाह के सागर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम में आप शामिल हुई। दर्शकों, डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल थी। फ़िलहाल शक्ति कार्यक्रम में आज बस इतना ही, किसी और कार्यक्रम में और आपको जानकारियाँ दी जाएगी। फ़िलहाल अब मुझे इजाज़त दें और डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू को भी इजाज़त दें। उर्मिला, नमस्कार। बाकी सबको यहाँ मुझे देखने सुनने वालों को नमस्कार, और यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।